हम गेट 2025 के मैकेनिकल क्वेश्चन पेपर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और सेकंड पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गेट 2025 के मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर को। हम एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पर केवल हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है लेट ए एंड बी आर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ऑफ सेम साइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास में इस इक्वेशन में दो कंडीशन दी हुई है। पहला ए एंड बी सिमेट्रिक है, सेकंड दोनों ही सेम साइज के हैं। ठीक है, सेम साइज के मैट्रिक्स हैं। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ट्रांसपोज बराबर में ए इनवर्स, नेक्स्ट है ए बी बराबर में बी ए, नेक्स्ट है ए बी का ट्रांसपोज बराबर में बी, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, और ए इक्वल टू में ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू में ए ट्रांसपोज होता है तो उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ओनली मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए ट्रांसपोज बराबर में ए होता है। ट्रांसपोज अगर हम करेंगे उसका तो वो ए के इक्वल में होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होता तो ए ट्रांसपोज बराबर में माइनस में ए होता। तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन ओनली सिमेट्रिक की है। ठीक है, और सेम साइज के है। सेम साइज मींस अगर ए मैट्रिक्स NYN का है तो बी मैट्रिक्स भी NYN का होगा। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा क्या सिमेट्रिक होने से? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन है ए बी इक्वल टू में बी ए। ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब ए डॉट में ए इनवर्स बराबर में आई हो, है ना। ए डॉट इनवर्स बराबर में आई हो, तब क्या हो जाएगा हमारा? ए इनवर्स डॉट ए करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा? आई आएगा। और अगर हमारा दूसरा मैट्रिक्स मींस बी बराबर में ए इनवर्स हो तभी क्या करके पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा क्या है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ए भी आंसर हो सकता है क्या? नहीं होगा। ए इक्वल टू में इनवर्स है क्या मैट्रिक्स? नहीं है। तो हमें सिमेट्रिक ओनली दिया हुआ है। और नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है ए बी का ट्रांसपोज बराबर में बी ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। तो ए वाली कंडीशन जो है वो हर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। मींस केवल मैट्रिक्स होना चाहिए और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, देन ए कंडीशन हर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ए कंडीशन किसके लिए भी ट्रू होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ए तो ऑर्थोगोनल के लिए ओनली पॉसिबल है, ए वाला पॉसिबल है नहीं और ए वाला भी पॉसिबल है नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मींस जो यू है वो क्या है? फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, यू क्या है? फंक्शन है एक्स वाई का। हमारे पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या बोला हो गया है? हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए बराबर में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है यू बराबर में e की पावर x प्लस वाई। बी में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है e की पावर x साइन वाई। सी में ऑप्शन दिया हुआ है u बराबर में साइन x साइन वाई। और डी में ऑप्शन दिया हुआ है हमें u बराबर में cos x cos y। यहां पर हम ऑप्शन पर जाएंगे और ऑप्शन से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। या तो हम इसको सॉल्व करने लग जाएं क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से अच्छा है सबसे पहले हम इन्हीं ऑप्शन में देख लेते हैं क्योंकि इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो हम चारों ऑप्शन को ट्राई करते हैं। पहला है u इक्वल टू में e की पावर x प्लस e की पावर y। तो हम क्या लिख देंगे? u बराबर में e की पावर x डॉट e की पावर y। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? e की पावर x ही डिफरेंशिएट होगा बार बार, e की पावर y तो एज इट इज जाएगा। तो e की पावर x डॉट e की पावर y। अब इसको अगर हम एक बार भी डिफरेंशिएट करें तब भी यही आएगा, दो बार भी डिफरेंशिएट करें तब भी यही आएगा। ठीक है, सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा? e की पावर x। अभी क्या है? ये कांस्टेंट हो जाएगा
केवल e की पावर y ही डिफरेंशिएट होगा। अब अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, दो बार भी डिफरेंशिएट करें, आंसर तब भी e की पावर y ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2e की पावर x डॉट e की पावर y। तो ये सॉल्यूशन हो सकेगा क्या, जीरो के बराबर में क्या, नहीं है, तो ये तो आंसर है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं e की पावर x sin y। ठीक है, तो डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y वाला कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, और e की पावर x को ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, e की पावर x। अब नेक्स्ट क्या है, डेल स्क्वायर u अपन डेल y स्क्वायर। अब है अभी में क्या है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब sin y को हमें क्या है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो cos y आएगा, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin y आएगा। तो आंसर क्या होगा, माइनस e की पावर x sin y। ठीक है, तो a वाला अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो ये दोनों क्या है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट हम थर्ड वाले को देखते हैं, u इक्वल टू में साइन एक्स इंटू में साइन वाई क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो जो भी y वाला कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। केवल हम क्या डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को। साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे cos x, दूसरी बार भी करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। अब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कांस्टेंट रहेगा, अब साइन वाई ही डिफरेंशिएट होगा, तो साइन वाई का भी क्या हो जाएगा, पहले cos वाई होगा फिर माइनस साइन वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। तो ये जीरो के बराबर में नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, cos x cos y। सिमिलरली अगर हम cos x cos y को करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस cos x cos y आएगा, और यहां पर भी माइनस cos x cos y हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 cos x cos y। तो ए वाला सॉल्यूशन जीरो के बराबर में है क्या, नहीं हो रहा है, तो ए भी ऑप्शन हमारा रूल्ड आउट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, अगर हम इसको समझें और हमें नहीं आ रहा है समझ में कि इसका आंसर कैसे होगा, कैसे नहीं कर पाएंगे हम कैलकुलेट, तो इसको सॉल्व करने का मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। वेक्टर फील्ड है, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड है तो उसको हम कैसे लिख पाएंगे, उस वेक्टर फील्ड का कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म होगा। वेक्टर फॉर्म होगा तो क्या होगा, v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। अभी क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना है डाइवर्जेंस किसका, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, मींस कर्ल ऑफ v वेक्टर का जो भी कर्ल वैल्यू आएगी उसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो हमें कर्ल ऑफ v वेक्टर निकालना है, तो हम कर्ल ऑफ v वेक्टर निकालते हैं। तो कर्ल ऑफ v वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z। अब v वेक्टर क्या है, v1 v2 v3। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, i कैप के लिए क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल y v3 माइनस डेल अपॉन डेल z v2 इनटू में क्या हो गया, i कैप हो गया। अब j कैप में जाएंगे तो माइनस आएगा, पहले तो माइनस j कैप और फिर डेल अपॉन डेल v3 अपॉन डेल x, ठीक है, और डेल v1 अपॉन डेल z। आई कैप निकालेंगे तो डेल v3 अपॉन डेल y माइनस डेल v2 अपॉन डेल z। ठीक है, फिर j कैप निकालेंगे तो आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। फिर हम यहां पर कर देंगे k कैप है तो प्लस k कैप, और आंसर क्या आएगा k कैप का, डेल v2 अपॉन डेल x माइनस डेल v1 अपॉन डेल y। ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, कर्ल भी हो गया। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकालना है तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब डाइवर्जेंस बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। डॉट में क्या हो जाएगा, यही पूरा का पूरा जो भी हमारा कर्ल का वैल्यू है वो रहेगा एज इट इज। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो हम इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कभी भी डाउट रहे तो ऐसा निकाल सकते हैं। तो अगर हम करेंगे तो आई कैप में आई कैप का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई होगा, फिर माइनस डेल स्क्वायर v2 है, डेल जेड है और डेल एक्स है, तो डेल एक्स डेल जेड हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर डेल अपॉन डेल वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई है और यहां पे डेल स्क्वायर v3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो गया। ठीक है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया डेल स्क्वायर v1 अपॉन डेल जेड और यहां पे क्या है, डेल वाई है तो डेल वाई हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसको करेंगे तो प्लस डेल, अभी क्या है यहां पे के कैप के लिए डेल जेड अपॉन डेल जेड है तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v2 अपॉन डेल एक्स है यहां पे और यहां पे डेल जेड है तो डेल एक्स इनटू में डेल जेड, फिर माइनस डेल स्क्वायर v1 अपॉन डेल वाई इनटू में डेल जेड। ठीक है, तो हमारा ये आ गया आंसर। अब हम देखें v3 और v3, तो ए वाला v3 देखें और ये वाला v3 देखें तो आपस में क्या हो गए, रूल्ड आउट हो गए, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, अब अगर हम v2 देखें, v2 और v2 तो ए भी कैंसल आउट हो गए। अब हम v1 और v1 देखें तो ए भी कैंसल आउट हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो अगर हमें याद नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं और इसमें हार्डली 1 मिनट का टाइम लगना है आपका। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं और 65 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 1 मिनट में अगर आप फिर से डैम श्योर हो जा रहे हैं कि हाँ आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 अनवाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। अब वन हेड मींस हमने दो कॉइन है हमारे पास, एक कॉइन ये एक कॉइन ये है। अब हमने दोनों को टॉस किया तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो हेड हेड आएगा, या एक हेड आएगा एक टेल आएगा, एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। ये तो पॉसिबिलिटी हमारे पास में कम हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख दी है। अब इनका बोलना है एटलीस्ट वन हेड आए, तो या तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लें, और वन हेड मींस 2 हेड भी चलेगा और 1 हेड भी चलेगा, यही मतलब हुआ ना। तो ए भी हमारा सॉल्यूशन हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, लेकिन ये हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, जो भी हमारे डिजायर्ड सॉल्यूशन है वो अपॉन टोटल, है ना। तो डिजायर्ड इवेंट्स अपॉन जो टोटल इवेंट्स हैं, तो डिजायर्ड इवेंट्स कौन से, 1 2 3 और टोटल कितने हैं 4, कितना हो जाएगा आंसर 0.75। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, PA.PB। अब वन हेड है, वन हेड का मतलब क्या है, वन हेड की पॉसिबिलिटी को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। हमें केवल अगर हम वो पॉसिबिलिटीज निकालते हैं जिसमें दोनों में टेल आए, बोथ टेल आए, उस कंडीशन को अगर हम निकाल दें तो जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी बचेगी वो वन हेड की बचेगी। या हम दूसरे तरीके से वन हेड की सारी पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर लें प्लस 2 हेड की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो रही है उनको कैलकुलेट कर लें, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वाली कंडीशन से चेक करते हैं, दोनों ही टेल आए, बोथ क्या हो, टेल आए, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 इवेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो PA.PB पहले इवेंट में, मतलब पहले कॉइन को अगर हम
टॉस करें और हमें क्या चाहिए, टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, आंसर कितना हो गया 1/4। हमें केवल यही कंडीशन नहीं चाहिए, बाकी सारी कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 माइनस के 1/4, यही नहीं चाहिए हमें, तो 3/4 आंसर कितना हो जाएगा 0.75। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1 हेड प्लस 2 हेड, मीन्स अब हमें क्या चाहिए 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो आए, तो क्या हो जाएगा PA.PB। हमारे पास में दो कॉइन है, एक ए कॉइन है एक बी कॉइन है, तो पहले इसमें हेड आए और इसमें टेल आए, ठीक है। दूसरा प्लस PA, इसमें टेल आए लेकिन PB में हेड आए, तो अगर हम इन दोनों पॉसिबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में 1 हेड की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, आंसर कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, बराबर है 1/2 हो गया। ठीक है, तो हमने 1 हेड की पॉसिबिलिटी तो निकाल ली। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों ही हेड आए, तो बोथ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी PA.PB, मींस इसमें भी हेड आए और इसमें भी हेड आए, तो PA पहले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, आंसर कितना हो गया 1/4। अभी हमें क्या निकालना है, दोनों की पॉसिबिलिटी को ऐड कर देंगे, तब हमारे पास में एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, ये वाली प्रोबेबिलिटी प्लस जब हमारे बोथ हेड आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/h, क्या हो जाएगा 3/4, आंसर क्या होगा 0.75। या तो हम इससे कर सकते हैं या फिर हम इससे कर सकते हैं, बोथ टेल आए, अगर हमारी दोनों इवेंट्स टेल आएंगी उसी को अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो एटलीस्ट 1 हेड की आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ स्फेरिकल ब्लॉक ऑफ आइस एट -7 डिग्री सेल्सियस एक्सपोज्ड एटमॉस्फेरिक एयर। ये हमारा कोई स्फेरिकल ब्लॉक है जो हमने ऊपर से हम इसको गिरा रहे हैं, इसका टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब ये क्या है, ब्लॉक डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो हमें क्या बोला हुआ है व्हाट विल बी द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इन दिस सिचुएशन। अभी इस सिचुएशन में एयर फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ब्लॉक का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, अब जो भी सराउंडिंग एयर है इसके कांटेक्ट में आएगी वो क्या होगा, ये तो एयर है, एयर इसको ड्रैग करते हुए नीचे निकलता जा रहा है। अब एयर यहाँ पे ठंडी हुई तो क्या होगा, यहाँ पे जो कांटेक्ट में एयर है वो ठंडी होगी, तो जो ठंडी एयर होती है वो सिंक करती है, जो गर्म एयर होती है वो अपवार्ड मूव करती है, जो इसके कांटेक्ट में एयर आएगी जो सराउंडिंग एयर होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी या अपवार्ड मूव करेगी, क्योंकि जो यहाँ पर जो एयर है वो 7 डिग्री सेल्सियस की है, -7 डिग्री सेल्सियस की है, तो ये ठंडी है और ये 30 डिग्री सेल्सियस की एयर है, तो ए वाली एयर जो है सराउंडिंग एयर जो है वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड मूव करेगी या अपवर्ड मूव करेगी, वो ठंडी है वो नीचे मूव करेगी, हैवी हो गई है वो नीचे मूव करेगी, जो सराउंडिंग की एयर है 30 डिग्री सेल्सियस की वो इस एरिया को रिप्लेस करते हुए निकलती चली जाएगी, और ये वाली जो एयर है सराउंडिंग वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो कंटेनर दिए हुए हैं, एक कंटेनर हमारा ये है और दूसरा कंटेनर हमारा ये है। ठीक है, अभी इसके अंदर भी दोनों के अंदर लेवल जो है वो क्या है सेम है, हाइट एस तक बना हुआ है, इसका डायमीटर भी सेम है डी है, इसका भी डायमीटर डी है, बस इन्होंने एक ही खेल कर दिया है, क्या कर दिया, इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर ऑयल है और इसको इंडियन ऑयल नाम दे दिया, इंडियन ऑयल है मान लिया। तो हमें क्या पता है, इसके अंदर वाटर है इसके अंदर ऑयल है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हमें बोला है इसकी वेलोसिटी जो है वो VW है और इसकी जो वेलोसिटी है वो VO है, तो हमसे पूछा गया है VW और VO में क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी होगी, VW ग्रेटर देन VO होगा, VO ग्रेटर देन VW होगा, या VW बराबर में VO होगा, है ना, क्या होगा आपस में, इनमें क्या रिलेशन होगा, हमें ये बताना है।
तो देखो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर इंजन ऑयल है, दोनों की हाइट सेम है। हमें अगर कुछ समझ में नहीं आना है तो हमारे पास में रामबाण क्या है, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको हम लेवल 1 मान लेंगे और इस वाले को यहाँ पर जो है उसको हम लेवल 2 मान लेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे इसकी बर्नौली इक्वेशन के लिए, P1 बाई, हम मान के चलना है हमारी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू में P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, अभी वाटर के लिए, ठीक है ना। अभी हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं, ऑयल पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वाटर के लिए अगर हम जाएंगे तो क्या हो गया हमारा, P1 बाई रो जी, यहाँ पर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे इस एंड पे यहाँ पे क्या है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर ये भी है, तो इस वाले पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, P2, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो P1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कैंसल आउट हो गए। V1 यहाँ पर जो वाटर है वो क्या है, स्टेगनेंट है, उसमें कोई फ्लो है क्या, उसकी कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं है। ठीक है, अगर वो लेवल डाउन भी हो रहा है यहाँ से पानी निकलने के कारण तो वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू यहाँ से जो वेलोसिटी आ रही है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 0, है ना। और हमारी क्या हुई, हो गई Z1। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर हम 0 मान लें तो इसकी हाइट कुछ होगी, तो इसकी हाइट कितनी होगी, h, तो h लिख दिया बराबर में, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, V2 स्क्वायर बाई 2G है, यहाँ पे z है क्या, z बराबर हमने 0 मान लिया, तो यहाँ पर जो वाटर की वेलोसिटी होगी v ऑफ वाटर, V2 क्या है, वाटर की वेलोसिटी, तो वाटर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, √2GH। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वाटर की वेलोसिटी। अगर हम यहां पर वाटर की जगह ऑयल कर दें, तो अगर हम यही डेरिवेशन ऑयल के लिए कर रहे होते तो बस इसका डेंसिटी अलग है ना, लेकिन इन दोनों की डेंसिटी वाले टर्म्स तो आपस में हटी गए, रूल्ड आउट हो गए। तो जब डेंसिटी वाले टर्म्स ही नहीं बचे हैं तो इसमें V1 और V2 ये तो डेंसिटी से कोई रिलेशन है ही नहीं इनका, कहीं डेंसिटी है इसमें, नहीं है, कहीं इसमें डेंसिटी है, नहीं है। तो जो वेलोसिटी आई है वाटर की वही क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑयल की हो जाती है, √2GH। तो अगर हमसे पूछा है VW और VO दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, तो हमारा ये वाला रिलेशन VW बराबर में VO रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेबोरेटरी स्केल डाउन मॉडल, इन्होंने क्या किया हुआ है, एक लेबोरेटरी है जिसमें वो स्केल डाउन मॉडल और प्रोटोटाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास में जो नंबर है उन नंबर का हमें याद रखना है, फ्रॉड नंबर हो गया, वेवर नंबर हो गया, इनके बेसिस पे हमें मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों में रिलेशन को फाइंड करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये देखना है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा नंबर कौन सा यूज होगा बस। तो अभी हमारे पास में इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है फ्रॉड नंबर इज इंपोर्टेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉड नंबर इज इंपोर्टेंट, बस हमें बस इतना ही पता करना है कि कौन सा नंबर इंपोर्टेंट है, फ्रॉड नंबर। इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, अब बस हमें फ्रॉड नंबर पता होना चाहिए, फ्रॉड नंबर क्या है। ठीक है, अब रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप टू मॉडल, प्रोटोटाइप टू मॉडल लेंथ, प्रोटोटाइप का लेंथ अपॉन मॉडल का लेंथ बराबर में 100 है। हमें केवल एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब हमें बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ मॉडल, जो वेलोसिटी है मॉडल का वो 1 है, तो हमें प्रोटोटाइप का वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, अभी हमें क्या पता होना चाहिए, अगर हमारे लिए फ्रॉड नंबर इंपॉर्टेंट है तो अगर हम कोई भी प्रोटोटाइप के लिए मॉडल अगर डिजाइन करते हैं तो हम उसी नंबर को इक्वल करते हैं, तो क्या होता है, फ्रॉड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप बराबर में फ्रॉड नंबर ऑफ मॉडल होता है, तो V अपॉन √L इंटू में G। प्रोटोटाइप का और मॉडल का आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा प्रोटोटाइप का हो गया, ये हमारा मॉडल का हो गया। अब G क्या है, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी से ग्रेविटी हट गया, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप पता है हमें, नहीं पता। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मॉडल, क्लियर, जो √L है उसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, √ लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल। तो वेलोसिटी ऑफ मॉडल पता है, वेलोसिटी ऑफ मॉडल 1 है, 1
मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगा दिया। लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल, तो हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल बराबर में 100 है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड।